चलो बच्चों, बात बंद करो, कॉपीज को बंद कर दो। मैं केवल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन, जिसके ऊपर आज सारे क्वेश्चंस आपको करना है। 2-3 टॉपिक थियोरेटिकल तो बता रहा हूं, पर क्वेश्चन केवल एक टॉपिक पे आएगा। कॉपीज बंद कर दो, पहले आधा घंटे थोड़ा ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन आपको करना है, टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर में वेव की डेफिनेशन लिखी है केवल। वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। In this process, the particles of the medium perform SHM about its mean position and transfers energy to the neighboring particle. इसके बाद का पार्ट अब शुरू करते हैं। वेव्स दो तरीके की होती हैं, एक वो जिनके लिए मीडियम कंपलसरी होता है, एक वो जिनके लिए मीडियम कंपलसरी नहीं होता। जिन वेव्स के लिए मीडियम कंपलसरी होता है, मीडियम में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। पहली इलास्टिसिटी, दूसरा इनर्शिया और थर्ड लो रेजिस्टेंस। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तभी वेव मीडियम में प्रोपोगेट कर सकती है। सबसे पहले थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन फोर्स, लो रेजिस्टेंस यानी लो अपोजिशन। इस रूम का बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, सर्दियों में ये रूम पूरी तरीके से बंद रहता है, फैंस पूरी तरीके से बंद रहते हैं, जिसकी वजह से हम जब बात करते हैं या हम जब बोलते हैं तो आवाज बिना माइक के भी पीछे तक ट्रांसफर हो जाती है। दैट मीन्स मीडियम में रेजिस्टेंस कम होता है। इसी की जगह गर्मियों में ये एसी तो एलन में भी लगभग 4 साल पहले से लगे हैं। पहले कूलर थे और उससे पहले केवल पंखे ही थे। ये जो माइक सिस्टम है ये 2003 में आया है। ये माइक सिस्टम भी पहले नहीं था। कोटा में पहले पढ़ाना बड़ा एक मुश्किल टास्क था, जिसमें आप क्लास में जब पढ़ाते हो तो बिना माइक के आपको 300 बच्चों की क्लास में पढ़ाना पड़ता था, और बिना माइक के अक्सर आवाज पीछे तक जाती ही नहीं थी। उस समय के बच्चे भी बड़े सपोर्टिव हुआ करते थे। रूम्स में पंखे बंद कर दिए जाते थे। जब क्लास का ब्रेक होता था 10 मिनट का, तब पंखे चलाए जाते थे, और वो इसीलिए कि आवाज पीछे वाले को अक्सर सुनाई नहीं देती थी। अब आज की डेट में सारा बड़ा आसान काम हो गया। एसी की सहायता से अब माइक सिस्टम थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो भी आवाज आसानी से प्रोपोगेट कर जाती है। तो मीडियम में रेजिस्टेंस जितना कम होता है, वेव उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इलास्टिसिटी और इनर्शिया। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उसका साइज और शेप बदल जाए, फोर्स हटाएं तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो साइज और शेप बदलता है, छोड़ते हैं तो वापस आ जाती है। इनर्शिया,
अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई फोर्स ना लगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज मीडियम में होंगी तब वेव प्रोपोगेट करेगी। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल मेरे पास है, दैट इज द केस ऑफ चंबल रिवर। ये जो चंबल रिवर कोटा में, जो कोटा वालों को 24 घंटे पानी देती है, इसमें वेव के बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे समझ सकते हैं। देखें, चेक करते हैं। सपोज मैंने इस चंबल रिवर के स्टिल वाटर पर एक पत्थर फेंका। ये पत्थर जिस एयर पार्टिकल से टकराया, सपोज ये एक एयर पार्टिकल से टकराया, एयर पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे आके इसको रुक जाना चाहिए। इलास्टिसिटी इसको वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आती है। वापस अपनी पोजीशन पे आके इसको रुक जाना चाहिए। इनर्शिया इसे अपनी पोजीशन से आगे ले जाता है। इलास्टिसिटी इसको वापस लाती है। इनर्शिया इसको आगे ले जाता है। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पर एसएचएम करता है। तो जिस मीडियम में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, उस मीडियम में वेव आसानी से प्रोपोगेट करती है। इन वेव्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स और दूसरा जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स एक ऐसी वेव है जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल एसएचएम करता है। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल एसएचएम करेगा। वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल में जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल एसएचएम करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इसका एग्जाम्पल रस्सी में वेव्स, इसका एग्जाम्पल साउंड वेव। दोनों चेक कर लेते हैं। रस्सी का सबसे प्यारा एग्जाम्पल पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से देखें। सपोज दो दीवारों के बीच में एक रस्सी बंधी है। मैं इस रस्सी को एक पॉइंट पे पकड़ता हूं, जोर से खींचता हूं, छोड़ देता हूं। यहां रस्सी जोर से वाइब्रेट करेगी और थोड़ी देर बाद पूरी रस्सी हिल रही होगी। दैट मीन्स पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन वन डायरेक्शन, वेव इज गोइंग इन अदर डायरेक्शन। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। साउंड इस रूम में बढ़िया सा एग्जाम्पल है। इस रूम में सब जगह एयर के पार्टिकल्स हैं। मेरे माउथ के पास बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं। जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो इन सारे पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके नेबर को एनर्जी देते हैं। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एसएचएम करता है उसी डायरेक्शन में एनर्जी जाती है। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के फॉर्म में चलती हैं। आज ही आगे जाके डिस्कस करेंगे ये पॉइंट। ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम कंपल्सरी नहीं होता। एग्जाम्पल लाइट। ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए मीडियम कंपल्सरी होता है। एग्जाम्पल साउंड। साउंड बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं कर सकता। ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज्ड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज्ड नहीं कर सकते। पोलराइज्ड का मतलब होता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाना। ट्रांसवर्स वेव को एक डेफिनेट डायरेक्शन में भेज सकते हैं। एग्जाम्पल टॉर्च। टॉर्च का माउथ जिस तरफ कर दें लाइट उसी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। साउंड को पोलराइज नहीं कर सकते। मैं इन बच्चों की तरफ देख के बोल रहा हूं, लेकिन आवाज सब डायरेक्शंस में प्रोपोगेट कर रही है। दैट इज अनपोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव ज्यादातर सॉलिड्स में प्रोपोगेट करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव ज्यादातर गैसेस में प्रोपोगेट करती हैं। रस्सी सॉलिड है। इस रूम में सब जगह एयर है, गैस है। एक एक्सेप्शन है
और वो एक्सेप्शन है वाटर वेव्स। पानी में जो वेव्स होती हैं वो दोनों नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। आप में से जो लोग कभी बोट वगैरह में बैठे हो, तो बोट जब चलती है तो बोट चलते समय आगे तो चलती है, ऊपर नीचे भी हिलती है। ऊपर नीचे हिलना इज लॉन्गिट्यूडनल, आगे चलना दैट इज ट्रांसवर्स। तो पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो दोनों नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सारे आसान अगर टॉपिक समझ में आ गया तो। सबसे पहले एक ट्रांसवर्स वेव बना लेते हैं। जब कभी ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव में हमेशा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में एसएचएम करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव चलेगी, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इस ट्रांसवर्स वेव से एसोसिएटेड डिफरेंट टर्म्स में पहला टर्म आता है जिसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को लिखते हैं, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from its mean position, that is called as amplitude. इस वेव के फिगर में ये जो सेंटर वाली लाइन होती है इसको मीन पोजीशन कहते हैं। अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन के रिलेटिव ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव साइकिल होती है और नेगेटिव साइकिल होती है। पॉजिटिव साइकिल में एम्पलीट्यूड को कहते हैं क्रेस्ट, नेगेटिव साइकिल में एम्पलीट्यूड को कहते हैं ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती है, तो ये एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ एंड सो ऑन। एम्पलीट्यूड के बाद सेकेंड टर्म आता है जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एन से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ऑसिलेशंस की संख्या को फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया। फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूले, पहला 1 अपॉन टाइम पीरियड, दूसरा ओमेगा अपॉन 2 पाई। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखेंगे पर सेकेंड, या साइंटिस्ट हर्ट्ज के नाम पर फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सेज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी केवल और केवल सोर्स डिपेंडेंट होती है। मैं जब इस रूम में बोलता हूं तो मेरे बोलने से एक सेकंड में जितनी वेव्स मेरे माउथ से एमिट होती हैं वो मेरी फ्रीक्वेंसी है। मेरी फ्रीक्वेंसी केवल मुझ पर डिपेंड करती है। मैं इस रूम में बोलूं, स्टाफ रूम में बोलूं, घर पर बोलूं, हर जगह मेरी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अभी 2 या 3 साल पहले एक बच्चे ने पूछा था, सर क्या आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो? द आंसर इज यस। अगर किसी दिन मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो मेरी आवाज बैठ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। सोर्स बदल सकता है, मीडियम नहीं बदल सकता। ये रूम मेरी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद आता है जिसको कहते हैं टाइम पीरियड। टी से लिखेंगे। टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से निकालें तो टाइम पीरियड के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला
1/n, दूसरा 2π/ओमेगा टाइम पीरियड के बाद आता है, जिसको कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से लिखते हैं। वेवलेंथ को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरी डेफिनेशन फॉर्मूला प्रोड्यूस करती है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इन वन ऑसिलेशन, दैट इज वेवलेंथ। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम का पहला फॉर्मूला लिखें 1/n, टाइम का दूसरा फॉर्मूला लिखें 2π/ओमेगा। फिगर में डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है उसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल को कहते हैं एक ऑसिलेशन, ये हो गया लैम्डा। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगा समय टाइम पीरियड, तो इनिशियल टाइम अगर 0 है तो यहां से यहां तक आने में टाइम हो गया टाइम पीरियड। कुछ लोग वेवलेंथ की डेफिनेशन जो याद करते हुए चले आते हैं वो ये भी आते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ऐसा भी याद कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है। तो वेवलेंथ की बहुत सारी डेफिनेशंस में से मुझे थोड़ा सा इसलिए पसंद आती है कि इससे फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद आता है जिसको कहते हैं वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले यहां से निकाल लेते हैं। पहला हो जाएगा λ/t, दूसरा हो जाएगा n लैम्डा, और तीसरा हो जाएगा λ/ω/2π। सबसे इंपॉर्टेंट है ये v बराबर n लैम्डा, जो कई बार ऑप्टिक्स में भी यूज कर चुके। इस फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक आध बच्चा फॉर्मूला देखकर कह रहा है सर v तो n के प्रोपोर्शनल है, चेक कर लें। मॉडर्न फिजिक्स में एक फॉर्मूला याद किया है, न्यू बराबर c/λ। तो c को लिखेंगे न्यू इंटू लैम्डा। c लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, इसलिए वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी के बाद आता है जिसको कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, k से लिखते हैं। प्रोपोगेशन कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, इट इज द फेज डिफरेंस, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, या बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला लिखते हैं k बराबर 2π/λ। अगर 2π/λ को k यहां लिख दूं तो v को लिख सकते हैं ω/k, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो k का फॉर्मूला बन सकता है ω/v। ये है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन घर जाके याद नहीं करना, मीनिंग समझना ताकि कभी ना भूलो। ये दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर मान लेते हैं। ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करने का पहला तरीका, सपोज इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, एक साथ मैक्सिमा पे जाते हैं, एक साथ मिनिमा पर आते हैं, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 हो गया। दूसरा तरीका, एक जब मैक्सिमा पर जाता है, दूसरा मिनिमा पर आता है, इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई हो गया। तो जो भी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होता है उसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। आईआईटी को सबसे ज्यादा पसंद है 7.3
जिसको कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। बहुत सारे बच्चे पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को सेम ही समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इट इज द वेलोसिटी विद विच पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम। दोनों अलग अलग होती हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल में दोनों दिखा लेता हूं। मैं इस रूम में बोलता हूं, मेरे बोलने से जो पार्टिकल को एनर्जी मिलती है जिससे वो अपनी पोजीशन पर एसएचएम कर रहा है, वो है पार्टिकल वेलोसिटी। मेरे बोलने से मेरी आवाज आपको जिस वेलोसिटी से सुनाई दे रही है वो है वेव वेलोसिटी। दोनों अलग अलग होती हैं। कल के लेक्चर में वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। वेव की इक्वेशन लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, जिसमें y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, साइन का डिफरेंशियल कॉस और t का कोएफिशिएंट ओमेगा। आईआईटी में आया मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। कॉस फंक्शन की रेंज -1 से +1, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 ओमेगा। यहां से ओमेगा को लिख दें 2πn, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू a इंटू 2πn। एक क्वेश्चन तो आईआईटी में आया यहां से। दूसरा है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और वो आज आपको करना है। दैट इज रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन के लिए हम वेव इक्वेशन से शुरू करें। ये जो वेव इक्वेशन आज मैंने बताई, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, इसे एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, साइन का डिफरेंशियल कॉस, t का कोएफिशिएंट ओमेगा। एक बार इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, साइन का डिफरेंशियल कॉस, x का कोएफिशिएंट माइनस के। एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें। जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में कॉमन टर्म्स देखो कैंसिल। ए से ए कैंसिल, कॉस फंक्शन से कॉस फंक्शन कैंसिल, ओमेगा बाय माइनस के, ओमेगा बाय के बोर्ड पे लिखा है वी, तो इसको लिख दें v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से रिलेशन आ गया, dy बाई dt था पार्टिकल वेलोसिटी, u था वेव वेलोसिटी, और मैथमेटिक्स में dy बाई dx होता है स्लोप। ये आ गया आईआईटी का मनपसंद क्वेश्चन। आईआईटी ने क्वेश्चन यहां से जो पूछा उसमें पार्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों पूछ ली। ये एक वेव है। आज एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो आप करोगे, मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं। यहां पर एक पार्टिकल बना दिया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछे। यहां पर एक्स्ट्रा एक पार्टिकल और यहां पर एक्स्ट्रा एक पार्टिकल बना के अपन हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना सीख लेते हैं। मैग्नीट्यूड आज क्वेश्चन में सॉल्व करना सिखाएंगे। किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना हो तो उस पॉइंट पर स्लोप निकालो। मैथमेटिक्स में स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए उस पॉइंट पर टेंजेंट डालो। ये ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप किया, टेंजेंट डालने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो,
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है। मैथमेटिक्स में स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अगर थीटा 90 से बड़ा होगा तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। अगर यहां नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड्स, दिस इज अपवर्ड्स। अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉइंट सी को देखो, सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉप करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे तो 90 से कम है, तो टेन थीटा विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, दैट मीन्स इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, मीन्स डाउनवर्ड्स। पॉइंट बी पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स पार्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो, पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शंस देखने का तरीका होता है। आज वो क्वेश्चन आप करोगे जिसमें वैल्यूज आप चेक करोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फेस। फेस की बात जब करते हैं तो जो एंगुलर फंक्शन साइन या कॉस के साथ आता है उसको फेस का नाम दिया जाता है। द एंगुलर फंक्शन विद साइन और कॉस टर्म इन द वेव इक्वेशन। जिस लेवल की फिजिक्स आपके एग्जाम में आती है उसमें ज्यादातर जो वेव इक्वेशन आती है वो साइन या कॉस में होती है। अगर इक्वेशन को साइन या कॉस में लिखें इस तरीके से, तो जो साइन या कॉस के साथ एंगुलर फंक्शन आ रहा है वो फेस डिनोट करता है। ज्यादातर एग्जाम्स में फेस नहीं आता, एग्जाम्स में आता है फेस डिफरेंस निकालना। ये मेरे ख्याल से एक मेरा मनपसंद चैप्टर है जिसको अब मैंने पढ़ाना बंद कर रखा है, बहुत कमी ये चैप्टर में पढ़ाता हूं, और वो है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। 6 तरीके के सर्किट होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेस डिफरेंस हर सर्किट में निकालते हैं। फेस डिफरेंस का मतलब होता है एक के फेस में से दूसरे के फेस को सब्ट्रैक्ट करो। फेस डिफरेंस निकालते समय जो दो इक्वेशंस दी होती हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा सेम कर लिया करो, क्वेश्चन में हमेशा अलग दिए होते हैं। आज ये क्वेश्चन इस पे आप करोगे, एक मैं सिखा रहा हूं। कॉस वाली इक्वेशन को साइन में बदलो, इस तरीके से बदलो कि ओमेगा टी वाला फंक्शन कैंसिल हो जाए। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये आप जानबूझ के 90 प्लस थीटा ही क्यों लेते हो, 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लेते। अगर मैं 90 माइनस थीटा ले लूं तो थीटा से थीटा कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर थीटा के फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। जबकि फेस डिफरेंस एक न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं, इसलिए हम ऐसा नंबर ऑप्ट करते हैं जिसमें सॉल्व करने से एक नंबर आ जाए। सपोज नंबर आया -π/2, तो माइनस का मतलब लैगिंग, पीछे चलना। फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से π/2 पीछे चल रही है। अगर नंबर प्लस में आता तो लीडिंग। फेस डिफरेंस के बाद आता है पाथ डिफरेंस। ऑप्टिक्स में बताया था पाथ डिफरेंस यानी दो वेव्स एक पॉइंट तक पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं वो पाथ डिफरेंस। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड्यूलस। पाथ डिफरेंस के बाद आया था टाइम डिफरेंस। अगेन द सेम थिंग, दो वेव्स एक पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लेती हैं उसका डिफरेंस। तो ये सब सिंपल है। ऑप्टिक्स में एक फॉर्मूला लिखाया था, फेस डिफरेंस अपॉन 2π बराबर पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा बराबर टाइम डिफरेंस अपॉन टाइम पीरियड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन तीनों में रिजल्ट है, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है।
जब वेव ऑप्टिक्स शुरू की थी तब मैक्सवेल्स थ्योरी में एक फॉर्मूला आया था, इंटेंसिटी। एक वेव अपने साथ कितनी एनर्जी ट्रांसफर करती है उसको इंटेंसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला था एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। एन फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी वेव वेलोसिटी, और लास्ट आता है जिसको कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड इन यूनिट वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड इन यूनिट वेवलेंथ, इसको कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर के ऊपर कोई क्वेश्चन वेव में तो नहीं है। कुछ लोग रे ऑप्टिक्स में बाहर अगर कोई बुक सॉल्व करते हो, अपने मॉड्यूल में तो कुछ नहीं है, मॉड्यूल से बाहर किसी बुक में एक ही क्वेश्चन है जो शायद 2-3 बुक्स में दिया है, उसमें वेव नंबर की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। वेव नंबर को 1/λ लिखते हैं फॉर यूनिट डिस्टेंस। लैम्डा को v/n लिख दें और n को ω/2π लिख दें, तो वेव नंबर ओमेगा के प्रोपोर्शनल होता है। पहले जब स्टेट पीएमटीज अलग हुआ करते थे तब एक क्वेश्चन यहां से आया है, और वो है वेव नंबर और ओमेगा के बीच में ग्राफ, प्रोपोर्शनल का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। तो ये टोटल 13 टर्म्स बोर्ड पे लिखे हैं। जब नोट करोगे तो ऐसा मत नोट करना कि आप सब जगह अपनी मर्जी से बॉक्स लगाते चले जाओ, क्योंकि अगर बॉक्स लगाना शुरू कर दिया तो फॉर्मूले की चलती फिरती दुकान बन जाएगी। मैंने जिन पे सिलेक्टिवली बॉक्स लगाया है केवल वो फॉर्मूले काम के हैं, सारे काम के नहीं है। पता चला आपने इसके ऊपर बॉक्स लगा लिया, घर जाके इसको याद कर रहे हो, इनकी जरूरत नहीं है। इस पे बॉक्स लगाया है, ये अकेला काम कर देगा। हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपोगेशन। क्या नहीं दिखता? मैं तो राइटिंग देखने आया हूं, मैं नहीं देखना। आपको दिखता नहीं दिखता तो यहां बैठो ना, किसको नहीं दिख रहा? आप यहाँ आओ ना बेटा, आप वहां बैठते क्यों पीछे? मैं तो देखने आया था कि राइटिंग पहले से सुधर रही है और असुंदर हो रही है। कैसी है? थैंक यू। हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपोगेशन। तीनों पॉइंट्स बोर्ड से लिखो। फर्स्ट, इलास्टिसिटी। सेकंड, इनर्शिया। थर्ड, लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। 2 कॉलम्स बनाओ, एक तरफ ट्रांसवर्स, एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल। फर्स्ट पॉइंट ट्रांसवर्स में लिखेंगे पहले। The particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of wave propagation. The particles of the medium
vibrate perpendicular to the direction of wave propagation. Example, waves in strings. कल भी बोला था स्प्रिंग मत लिख लेना भैया, पूरे चैप्टर में हर जगह स्ट्रिंग आता है. वेव्स इन स्ट्रिंग्स. दूसरी तरफ, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, the particles of the medium oscillate in the direction of wave propagation. The particles of the medium oscillate in the direction of wave propagation. Example, sound wave. दोनों के फिगर बोर्ड्स बनाओ बच्चे. ट्रांसवर्स का रिप्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल का रिप्रेजेंटेशन. सेकंड पॉइंट, they travel in the form of crest and trough. They travel in the form of crest and trough. दूसरी तरफ, they travel in the form of compressions and rarefactions. They travel in the form of compressions and rarefactions. Third point, medium is not necessary. Third point, medium is not necessary. Example, light. दूसरी तरफ, मीडियम इज कंपल्सरी. एग्जाम्पल, साउंड. फोर्थ पॉइंट, दे कैन बी पोलराइज्ड. दे कैन बी पोलराइज्ड. दूसरी तरफ, they cannot be polarized. Next, fifth point, they propagate mostly in solids. They propagate mostly in solids. दूसरी तरफ, they propagate mostly in gases. They propagate mostly in gases. नेक्स्ट लाइन में नोट लगा के दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट लिखो, नोट या एक्सेप्शन जो भी लिखना चाहो. वाटर वेव्स आर ऑफ बोथ नेचर. Water waves are of both nature, that is, on the surface they are transverse, that is, on the surface they are transverse, and inside water they are longitudinal.
and inside water they are longitudinal. चलो मैं यहाँ टर्म से कॉपी करूँ लास्ट तक जल्दी से. टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन से स्टार्ट करो अब टिल द लास्ट, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं.